भगवंत मान को तो हटा पा रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी बन नहीं पा रहे अभी तक। मैंने आपको बताया कि मनीष सिसोदिया जी वहां पर बैठे हुए हैं, राघव चड्डा की ड्यूटी लगाई हुई है, पाठक की लगाई हुई है, ये सब लोग संपर्क में एमएलओ से लगातार उनको कह रहे हैं, लेकिन वो सब मान गए हैं कि हम भगवंत मान को तो हटा देते हैं, लेकिन हम अरविंद केजरीवाल जी को अगर मुख्यमंत्री मान लेंगे तो पंजाब के लोग हमें जीने नहीं देंगे। ये उनके लोगों का तर्क है, जिसके चलते अब अरविंद केजरीवाल जी को समझ में आ रहा है कि मैं पंजाब में चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाऊंगा, मेरे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। और हम लोग बाहर शोर मचा रहे हैं कि ये जो पाप करने जा रहा है, अब उनके ये रास्ते खुलने बंद होने के बाद अब उन्होंने राज्यसभा में जाने का तय किया है। और इसके लिए हम कल रात से पता था कि ये कल सुबह होने जा रहा है। हमने रात को ही अपने ऊपर वालों के बताया था कि अब ये नए रास्ते निकाले जा रहे हैं, अब ये ड्रामे करने जा रहे हैं पंजाब में, इसको ये काम करने जा रहे हैं। अब मनजिंदर जी, आपने आम आदमी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है ये सब तो आपने बता दिया, पर ये भी तो बताइए कि आप लोग टच में है कि नहीं है भगवंत मान के? आप भी तो ये खेल करते रहते हैं ना, कभी महाराष्ट्र में करते हैं, कभी गोवा में करते हैं, कभी आप कहीं करते हैं, तो ये काम पंजाब में भी क्या कर रहे हैं आप लोग? नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये जो मोदी जी है, तो ये 2014 में जब चुनाव जीत के आए थे, तो चुनाव के पहले क्या बोलते थे कि ये जो कांग्रेस है ये 70 साल से राज कर रही है, पूरे देश को खोखला कर दी है और काला धन जो है वो स्विस बैंक में जमा कर दिया है। मैं आऊंगा तो पूरा काला धन लेके आऊंगा और सबके अकाउंट में डाल दूंगा, 15-15 लाख तो यूं ही आ जाएंगे और मैं 2 करोड़ नौकरियां दूंगा हर साल, किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, सबके मकान जो है पक्के बनवा दूंगा। ये सब बातें करके आए थे, तो जनता भरोसा करके मोदी जी को जिता दी थी और बहुत बम्पर वोट मिले थे। और उसके बाद से मोदी जी 10 साल से राज कर रहे हैं, तो क्या देखते हैं आप कि एक भी वादा तो पूरा हुआ नहीं। नौकरियां जो है वो कम होती जा रही हैं, क्योंकि मोदी जी जो है जिस तरीके से काम करते हैं तो उसे नौकरियां बनती नहीं है, बल्कि छिन जाती हैं। वैसे ही जो किसानों की आय जो है वो आधी हो गई है, क्योंकि एमएसपी जो है वो जरूर मतलब वादा करके अब थोड़ा बढ़ा देते हैं, लेकिन लागत जो है वो बढ़ते जा रहा है। तो जैसे डीजल जो है उसका दाम दुगना तिगना हो गया, जो बीज होता है वो उसका दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, जो बिजली है जिस मतलब पानी जो लगाते हैं खेत में तो उसके लिए बिजली चाहिए, तो बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं। हर जगह हर राज्य में जाइए तो बहुत ज्यादा दाम बढ़, तो लागत जो है वो बढ़ती जा रही किसानों की और किसानों की हालत खस्ता होती जा रही। अब देखिए कि मोदी जी जो है तो वो जब से आए हैं 10 साल से सिर्फ भ्रष्टाचार में ही लिप्त है। तो सबसे पहला जो भ्रष्टाचार जो हुआ वो क्या था? नोटबंदी। तो नोटबंदी को डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लूट है और इससे जीडीपी 2% गिर जाएगी। तो सचमुच में ऐसा हुआ, क्योंकि काला धन तो निकला नहीं। बोले कि नोटबंदी से काला धन निकलेगा, तो काला धन तो निकला नहीं, पूरे के पूरे पैसे बैंक में जमा हो गए। और उसकी वजह से जो तकलीफ हुई कि लोगों के पास पैसे की किल्लत हो गई, है ना, तो काम धंधे चौपट हो गए। जो लघु उद्योग थे पूरे, उनको जबरदस्त तरीके से मार पड़ी और वो बंद हो गए, तो वहां पे नौकरी करने वालों की नौकरियां भी चली गई और लघु उद्योग बंद हुए तो देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जीडीपी जो है 2% सचमुच में गिर गई और बहुत जबरदस्त तरीके से नुकसान हुआ पूरे देश को। तो ये क्यों किया था मोदी जी ने? आखिर नुकसान हुआ ना देश का, जनता का। और ये तो भ्रष्टाचार था, क्योंकि उससे जो काला धन निकालने के बजाय पूरे जो काला धन जो था वो सब बैंकों में जमा हो गया। मतलब बाकी जनता तो जो जमा कर दी वो, लेकिन ये नोट बदली करवा के जितना भी जो काला धन था उसको भी सफेद धन करवा दिया। और इसका सबसे ज्यादा फायदा किसका हुआ? तो भी भाजपा को हुआ और मोदी जी के मित्र जो हुए उनका हुआ। और उसके अलावा बैंकों में जब पैसा जब लबालब भर गया, जनता ने सब पैसे जमा करा दिए थे, तो पीछे दरवाजे से बड़े बड़े लोन जो है वो मोदी जी ने अपने मित्रों को बांट दिए, अडानी और कंपनी को। तो उससे अब बाद में फिर वो कर्जा भी माफ करवा दिया।
तो कुल मिला के बोलते हैं कि 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ करवाया बड़े बड़े अपने उद्योगपति मित्रों का। तो ये तो बहुत बड़ा मतलब ये घोटालाबाजी है ना। बाकी इतने बड़े बड़े पैसे आप कैसे माफ करवा सकते हैं। उसके अलावा जो फिर मोदी जी ने दूसरा बड़ा झटका दिया, जीएसटी ला दिया, गब्बर सिंह टैक्स। उससे भी लघु उद्योग को बहुत नुकसान हुआ और लघु उद्योग चरमरा गए। फिर से जो है नौकरियां खत्म हो गई और फिर लघु उद्योग चरमराए तो जो जीडीपी जो है, जो अर्थव्यवस्था है, चरमराई और वहां फिर से नुकसान हुआ। तो ये भी बहुत बड़ा घोटाला था। अब क्यों किया था मोदी जी ने गब्बर सिंह टैक्स? तो उसकी साफ वजह थी कि जो जीएसटी कलेक्शन होता है तो वो लोकल लेवल पे होता है, तो वो राज्य को पहले जाता है और फिर राज्य जो है फिर सेंटर को देते हैं, क्योंकि जीएसटी आधा आधा होता है, आधा राज्य का आधा सेंटर का। तो मोदी जी के दिमाग में ऐसा है कि पैसे पर कंट्रोल मोदी जी का होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं होना चाहिए। तो जीएसटी जो नया लाया है तो उसका वजह यह था कि जीएसटी अब जो भी पे करेंगे लोग तो पहले पूरा का पूरा पैसा जो है सेंटर को चला जाएगा, राज्य को नहीं जाएगा। और उसके बाद फिर मोदी जी फिर राज्य को देंगे और वो भी देते नहीं है, क्योंकि राज्यों का बकाया पड़ा रहता है, वो मांगते रहते हैं, मोदी जी बोलते हैं उधार ले लो। तो ये जो जीएसटी का सिस्टम था ये इसी वजह से था कि मोदी जी के हाथ में पूरा पैसा जाना। उसके बाद में फिर जो लॉकडाउन किया था कोरोना के नाम पर, वो भी बहुत बड़ा घोटाला था। उसमें भी क्या है, जनता पूरे ताले में बंद हो गई, पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई, छोटे छोटे उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, लोग भूखमरी के मोहताज हो गए, क्योंकि काम धंधा कर नहीं सकते हैं, घर से निकल नहीं सकते हैं। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी, तब मोदी ये जो 5 किलो राशन मुफ्त में, पहले जो है वो राशन जो होता था 1-2 रुपए का होता था किलो, अब वो मुफ्त में मोदी जी को देना पड़ा। और बाकी अर्थव्यवस्था जो गई तो वो अलग, आपने देखा होगा कि जो जीडीपी जो था वो माइनस में जा रहा गया था, -30%। ऐसी हालत हो गई थी जो अभी भी रिकवर नहीं हो पा रही। तो 3 बड़े झटके जो मोदी जी ने दिए वो सबसे बड़े घोटाले थे, है ना। इसमें फायदा किसका हुआ? अब देखिए, जब लॉकडाउन लगा तो सबकी हालत खराब हुई, लेकिन अडानी का देखिए तो अडानी वो पैसा बढ़ते जा रहा था। कैसे बढ़ते जा रहा था? फिर वो दुनिया का नंबर 2 बन गया था रईसों की लिस्ट में। कैसे ये सब हो गया, है ना, घोटालेबाजी है ना। और फिर अडानी के जो घोटाले, जो शेयर घोटाला, एंडरसन वाला जो मामला आया था, तो उसमें बताया था कि ये अडानी क्या करता है कि उनके इसकी शेल कंपनियां हैं, जैसे दुबई हो गया, मॉरिशस हो गया, कैरिबियन आइलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, तो यहाँ पर पैसे पहुंचते हैं, अडानी ही भेजता है इंडिया से। अब वो पैसे घूम के अडानी के शेयर में लगते हैं, तो शेयर जो है वो जिसके नाम एक्चुअल जो होना चाहिए उसे कई गुना बढ़ जाता है। तो एंडरसन कंसल्टिंग ने बताया था कि हिंडनबर्ग कंसल्टिंग ने बताया था कि जो शेयर 300 रुपए का होना चाहिए अडानी का, वो मार्केट में बिक रहा है 4000 रुपए का। इतना बड़ा घोटाला। और फिर ये सब चीजें जो है उजागर भी हो रही थी कहीं कहीं माध्यम से, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और सबसे बड़ी बात, जो सेबी जो है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये क्या कर रहा था? जो भी शेयर का जो घोटाला है उसको तो तुरंत दिखना चाहिए कि भाई इसका जो वैल्यूएशन जो है इस कंपनी का, उसके हिसाब से शेयर का दाम 300 रुपये होना चाहिए, वो 4000 रुपये तक कैसे बिक रहा है? तो ये सब मोदी जी की करामात है कि कोई सब आंख बंद करके बैठे रहेंगे, कोई भी घोटाले होते रहे। तो होना ये चाहिए था कि अडानी के जो घोटाले थे तो उसपे सेबी, उसके बाद में ईडी का भी काम आता था, आईटी का भी काम आता था, सीबीआई का भी काम आता था, क्योंकि ये तो हवाला वाला केस बन गया था ना। तो उस पे लेकिन कुछ नहीं, अभी भी कुछ नहीं होता है। उसके बाद में जो घोटाले मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड से किए थे, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया कि ये जो
इलेक्टोरल बॉन्ड जो चोरी छुपे होता है, मतलब इलेक्टोरल बॉन्ड में क्या होता है कि चंदा जो कोई भी पार्टी देती है, कोई भी आदमी देता है, तो उसका कितना चंदा दिया किस पार्टी को वो तो मालूम चलेगा, लेकिन किसने दिया ये नहीं मालूम चलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता का हक है कि उसको पता रहे कि कौन से आदमी ने किस पार्टी को चंदा दिया है, और तब जाके पूरा डेटा भी अवेलेबल कराया गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड इलीगल है और उसको बंद कर देंगे। तो मोदी जी तो वहां पे घेरा गए और वो इस प्रकरण से ये मालूम चला कि मोदी जी जो चंदा दो धंधा लो और हफ्ता वसूली कर रहे थे कि जो भी ठेके सरकार के किसी को मिलेंगे तो पहले उसको चंदा देना पड़ेगा, तब जाके धंधा मिलेगा। और दूसरे जो चंदा नहीं देना चाहते थे तो उनके ऊपर में पहुंच जाते थे ईडी, सीबीआई, आईटी, तो वहां से हफ्ता वसूली करके आते थे। तो ये इसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान है देश को। कैसे नुकसान है कि जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने देश में, तो वो अगर ईमानदार है तो वो क्यों चंदा देगा या फिर हफ्ता देगा, और ईमानदारी से काम करेगा। अब मोदी जी ऐसा नहीं करने देते हैं तो कोई पैसा लगाता नहीं है। जितने भी ईमानदार लोग हैं वो सब पैसे अपने विदेशों में लगा रहे हैं, अब बल्कि विदेश चले जा रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है कि अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान होता है, ऐसी नौकरियां भी कम होती जाती हैं क्योंकि निवेश नहीं हो रहा है। तो ये माहौल जो है मोदी जी ने करवाया है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। और उसके अलावा जो है घोटाले मोदी जी के जो हर जगह दिखते हैं। अब जैसे कि घोटाला किस तरीके से है, तो सरकार गिराना, पार्टियों को तोड़ देना, तो ये काम मोदी जी लगातार करते आ रहे हैं। महाराष्ट्र में आपने देखा, मध्य प्रदेश में सिंधिया कैसे निकाल के अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराया आपने देखा, कर्नाटक में भी कांग्रेस की सरकार को कैसे गिराया आपने देखा। उसके अलावा पार्टियां जो कैसे मोदी जी तोड़ रहे हैं, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का आपने देखा कैसे रेड कराते हैं, तो वो झारखंड में हेमंत सोरेन को जेल में भेज दिया था मोदी जी ने। जो लालू यादव का परिवार है उसके ऊपर भी ईडी, सीबीआई छापे मारती रहती है उनको तोड़ने के लिए। तो ये जो पूरा जो है ये सब बहुत बड़े बड़े घोटाले हैं। और उसके बाद में जो नेता डर जाते हैं, या तो उन्होंने सही में घोटाला किया या फिर जेल जाने के डर से वो मोदी जी की बात मान लेते हैं, भाजपा में आ जाते हैं, तो वो फिर पाक साफ हो जाते हैं। तो ऐसे जितने भी नेता थे, चाहे महाराष्ट्र के नेता हो अजीत पवार जैसे, या फिर हेमंता बिस्वा शर्मा हो जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, ये सब बीजेपी में आके पाक साफ हो गए। उधर बंगाल में भी ऐसे ही जो नेता बीजेपी में आए पाक साफ हो गए, उनके ऊपर कोई केस वैसे सब बंद हो गए। उसी तरीके से जो और भी राज्यों के जो नेता मोदी से डर गए तो वो अपनी पार्टी तोड़ दिए या फिर और भी तरीके से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे। ये सब बड़े बड़े घोटाले हैं ना, तो उससे देश का नुकसान नहीं हो रहा, लोकतंत्र का नुकसान नहीं हो रहा, जनता का नुकसान नहीं हो रहा है। तो इतने बड़े बड़े घोटाले मोदी जी करते आए हैं पूरा 10 साल से, वो उसका खामियाजा देश बहुत बुरी तरह भुगत रहा है। तो अब जैसे कि मोदी आगे देश कैसे चलाएंगे, अब जैसे अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है तो उससे सरकार पर भी प्रभाव पड़ता है, जनता पर भी प्रभाव पड़ता है। तो जनता देखेगी, अगर इनकम टैक्स कलेक्शन देखिए तो वो घट गया। क्यों घट गया? क्योंकि लोगों की आय कम होती जा रही है। उसी तरीके से जो सरकार को भी घाटा होता है, क्योंकि इनकम टैक्स कम जा रहे हैं तो सरकार को राजस्व चाहिए ना सरकार चलाने के लिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो मोदी जी ने क्या किया कि उधारी लेना चालू किया, तो विदेशों से जबरदस्त तरीके से उधारी लेते चले गए। तो जो 55 लाख करोड़ का उधारी था देश के ऊपर में 10 साल पहले, वो अब 200 लाख करोड़ से ऊपर हो चुका है। तो ये देश को नुकसान है ना। आखिर कब तक ये सब मोदी जी उधारी ले लेके देश चलाएंगे, है ना। तो इसका तो कभी न कभी तो उसका खामियाजा सब निकलेगा, वो निकल रहा है। ये सब जो है ये सब मोदी की करामात है। दूसरों को आरोप लगाते हैं कि घोटालेबाज हैं और सबको मैं पकड़ लूंगा,
लेकिन सबसे बड़े घोटालेबाज मोदी जी हैं। अब सबसे बड़े जितने भी घोटालेबाज है वो भाजपा में आ चुके हैं या भाजपा के समर्थन में आ चुके हैं। तो इससे देश को नुकसान हो रहा है बहुत बुरी तरह। तो अभी भले ही चुनाव मोदी को जीत जा रहे हैं रेवड़ियों के बल पर, लेकिन ये बहुत दिन तक नहीं चल सकता है और ये मोदी जी भी भुगतेंगे।